ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी हिंदी प्रेमियों का स्वागत है। मैं एमपी सर, मेरे द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया जा रहा है। हिंदी साहित्य का इतिहास ऐसा पाठ्यक्रम है जो सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो छात्र यूपी, टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा देते हों या एलटी, जीआईसी या प्रवक्ता का पेपर देते हैं या नेट जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी भी परीक्षा को अगर ये प्रतियोगी देते हैं तो वहाँ पर यह हिंदी साहित्य का इतिहास अवश्य पूछा जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत बड़ा सिलेबस है जिसमें आपको 4 कालखंड मिलते हैं, जिसमें आदिकाल है, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो हम लोग अभी आदिकाल पढ़ रहे हैं। तो आदिकाल में आपको जो हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ उनके रचनाकार थे उसको पढ़ाया गया है। आदिकाल का वर्गीकरण पढ़ाया गया है। वर्गीकरण में आपको सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक, एक गद्य रचनाएं, लौकिक साहित्य और गद्य रचनाएं, यह आदिकाल का वर्गीकरण जो आपको पढ़ाया जा चुका है। इसके अलावा अपभ्रंश साहित्य और हिंदी के प्रथम कवि और हिंदी की प्रथम रचना, यह आपको पढ़ाया जा चुका है। तो आज हम क्या करेंगे, जो आदिकाल है, आदिकाल में अलग से एक विद्यापति आते हैं और अमीर खुसरो आते हैं। तो आज सबसे पहले हम विद्यापति के बारे में पढ़ेंगे। विद्यापति ऐसे कवि हैं जिनका जन्म बिहार राज्य के दरभंगा जिला के मिथिला के बिस्पी नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। ये बिहार के कवि हैं। इसलिए यह क्या है कि जो प्रतियोगी छात्र या हमारे जो मित्र बिहार टीजीटी, पीजीटी का पेपर देना चाहते हैं या देने वाले हैं आगे आने वाले समय में, तो उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और उसी को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाया जा रहा है, जिससे जो प्रतियोगी या जो मित्र हमारे बिहार टीजीटी, पीजीटी का स्पेशल क्लास करना चाहते हैं तो वह लोग क्या करें, इस चैनल पर आकर वीडियो देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज तो हम क्या करें कि विद्यापति जो है इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो विद्यापति का जन्म कब हुआ कि 1350 ईस्वी से 1460 ईस्वी या 14वीं शताब्दी। इसके बाद विद्यापति के जो पिता हैं, विद्यापति के पिता, तो पिता कौन है, गणपत ठाकुर, गणपति ठाकुर। इनके गुरु, विद्यापति के गुरु का क्या नाम है, हरि मिश्र, हरि मिश्र। विद्यापति का जन्म स्थान पूछा जाएगा, जन्म स्थान। तो जन्म स्थान इनका क्या है, बिहार प्रांत है, बिहार प्रांत, जिला दरभंगा, जिला दरभंगा के मिथिला, एक स्थान है मिथिला, के बिस्पी गांव, ठीक। तो इनका जो जन्म स्थान अगर पूछा प्रांत जाए, हाँ विद्यापति का जन्म किस प्रांत में हुआ, तो वहां पर अगर बिहार है, राजस्थान है, उड़ीसा है, तो हम क्या बताएंगे, बिहार। जिला कौन सा है बिहार का, दरभंगा जिला है। और गांव कौन सा है, बिस्पी नामक गांव में विद्यापति का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम गणपत ठाकुर और गुरु का नाम हरि मिश्र था। इसके अलावा इनकी जो पत्नी थी, विद्यापति की पत्नी,
उनका क्या नाम था? चंदा देवी। और विद्यापति क्या थे? शैव थे। या पूछा जाए विद्यापति किस धर्म से थे, तो विद्यापति शैव थे। धर्म इनका क्या है? शैव। इसके अलावा इनके आश्रयदाता किन किन आश्रयदाता राजा कि विद्यापति किन किन आश्रयदाता राजा के यहाँ रहे, तो एक राजा का नाम है कीर्त सिंह। पूछा जाएगा विद्यापति के आश्रयदाता कौन थे, तो एक कीर्त सिंह और जो दूसरे आश्रयदाता थे वह थे शिव सिंह। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्रश्न यहाँ से बनेगा कि विद्यापति के पिता का क्या नाम था, तो गणपत ठाकुर बताएंगे। गुरु का क्या नाम था? हरिमिश्र बताएंगे। जन्म स्थान क्या था? गांव पूछेगा बिस्पी गांव बताएंगे। जिला पूछेगा दरभंगा बताएंगे। और प्रांत पूछेगा तो बिहार बताएंगे। समय पूछेगा 14वीं शताब्दी या जो है 1350 ईस्वी से 1660 ईस्वी। इनकी पत्नी का क्या नाम था? चंदा देवी। और ये क्या थे? शैव थे। आश्रयदाता या विद्यापति किन किन आश्रयदाता राजाओं के यहाँ रहे, तो एक राजा थे कीर्त सिंह और दूसरे राजा थे शिव सिंह। अब इसके बाद हम देखते हैं विद्यापति ने क्या की थी? बहुत सी उपाधियां धारण की थी। विद्यापति ऐसे कवि थे जो साहित्य में बहुत सी उपाधियां धारण किए, और इनके जितना उपाधियां इन्होंने धारण किया था उतना किसी और कवि ने उपाधियां नहीं धारण किया था। पूछा अगर प्रश्न जाए कि साहित्य में सबसे अधिक उपाधियां किसने धारण की, तो हम क्या बताएंगे? विद्यापति बताएंगे। तो उपाधियां इन्होंने कौन कौन सी धारण की थी उसको देख लेते हैं। उपाधियों में सबसे प्रमुख है, एक उपाधि है अभिनव जयदेव। अभिनव जयदेव। एक उपाधि है मैथिल कोकिल। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा गया। मैथिल कोकिल। और जो तीसरी उपाधि इन्होंने धारण की थी वह है नवकवि शेखर। नवकवि शेखर। एक उपाधि इन्होंने धारण की सरस कवि। सरस कवि। एक उपाधि खेलन कवि। खेलन कवि की उपाधि धारण की। अगली जो उपाधि है वह है कवि कंठार। कवि कंठार। एक उपाधि है कवि रत्न है। कवि रत्न। एक उपाधि कवि रंजन। कवि रंजन। और एक उपाधि इनकी है अपरूप का कवि, इनको कहा गया है। अपरूप का कवि भी कहा गया है। एक उपाधि है हिंदी का जाति कवि। हिंदी का जाति कवि। और हिंदी का जाति कवि किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा। पूछा जाए कि हिंदी का जाति कवि बच्चन सिंह ने किसे कहा, तो विद्यापति को। और हिंदी का जाति कवि तुलसीदास जी को भी कहा जाता है। तो विद्यापति ऐसे कवि हैं जिन्होंने साहित्य में सबसे अधिक उपाधियां धारण की थी। विद्यापति का जो वंश था ब्राह्मण था और इनकी जो जात थी ठाकुर थी।
तो उपाधियों में जो सबसे प्रमुख हैं तो उसमें क्या है, अभिनय जयदेव। पूछा जाए किस कवि को अभिनय जयदेव कहा गया, तो विद्यापति को। मैथिल कोकिल किस कवि को कहा गया, विद्यापति को। मैथिल कोकिल क्यों कहलाए, विद्यापति मैथिल कोकिल क्यों कहलाए, इनकी एक रचना थी पदावली। पदावली वह किसमें थी, मैथिली भाषा में लिखी गई थी, और उसी रचना के कारण विद्यापति क्या कहलाए, मैथिल कोकिल कहलाए। नौ कवि शेखर एक उपाधि इनकी थी। एक उपाधि सरस कवि, खेलन कवि, कवि कंठहार, कवि रत्न, कवि रंजन, अपरूप का कवि। और एक उपाधि इनकी है हिंदी का जाति कवि, और हिंदी का जाति कवि विद्यापति को डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा। इतना ध्यान हमें रखना है कि उपाधियां इनकी जो थी, दो चीज तो बहुत ध्यान रखना, अभिनय जयदेव और मैथिल कोकिल। इसके बाद हम देखते हैं विद्यापति जी के जो प्रमुख ग्रंथ हैं, कौन कौन से इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। वैसे तो विद्यापति ने बहुत सी रचनाएं की, लेकिन प्रमुख रचनाओं में इनकी 3 रचनाएं आती हैं, जिसमें आपका एक कीर्तलता है, एक कीर्त पताका है, एक पदावली। ये तीनों रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और भी इनकी अन्य रचनाएं हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्रमुख रचनाएं या प्रमुख ग्रंथ। प्रमुख रचनाएं, तो विद्यापति की प्रमुख रचनाएं जो हैं, इसमें एक रचना सबसे महत्वपूर्ण है जो वह है कीर्तिलता। अब कीर्तिलता के बारे में क्या जानना है, तो कीर्तिलता की सबसे पहले भाषा जानते हैं, इसकी भाषा क्या है। तो कीर्तिलता की जो भाषा है वह है अवहट्ट। कीर्तिलता किस भाषा में लिखित है, अवहट्ट है। इसमें जो रस है, कीर्तिलता में जो रस है वह क्या, कौन सा रस है, वीर रस है, या अंगी रस लिख लीजिए इसका, अंगी रस। तो अंगी रस क्या है, वीर रस है। कीर्तिलता की भाषा अवहट्ट और अंगिरस क्या है, वीर रस है। इसके अलावा इसमें क्या है जो ध्यान देना है, किसमें किसका वर्णन है। सबसे पहले वर्णन पूछा जाए तो वर्णन क्या बताएंगे, इसमें कीर्त सिंह का वर्णन है। जो आश्रयदाता कीर्त सिंह राजा थे तो उन्हीं का वर्णन है। इसमें पूछा जा सकता है विद्यापति की किस रचना में कीर्त सिंह का वर्णन है, तो क्या बताएंगे, कीर्तलता में। तो कीर्त सिंह का वर्णन। और एक बात इसमें है कि इसमें जौनपुर जिले का वर्णन है, कीर्तलता में जौनपुर जिले का वर्णन है। पूछा जाए ऐसी कौन सी रचना है जिसमें जौनपुर जिले का वर्णन है, तो विद्यापति की क्या है, कीर्तलता, जौनपुर जिले का वर्णन। इसके अलावा और क्या ध्यान देना है, इसमें जो है जो कीर्तलता की भाषा, कीर्तलता की भाषा को विद्यापति ने देसिल बैना कहा। देसिल बैना। पूछा जाए किस रचना की भाषा को विद्यापति ने देसिल बैना कहा, तो हम क्या बताएंगे, कीर्तलता की भाषा को देसिल बैना कहा। और इसके बारे में क्या जानना है, तो यह जानना है कि विद्यापति ने कीर्तलता को भृंगी संवाद के रूप में लिखा। भृंगी संवाद के रूप में लिखा। पूछा जाए कि विद्यापति ने किस रचना को भृंगी संवाद के रूप में लिखा, तो वह रचना उनकी कौन सी है, कीर्तलता है। आगे और क्या जानना है इसके बारे में,
जो कीर्तलता है, कीर्तलता को इन्होंने कहाड़ी कहा। विद्यापति ने कीर्तलता को कहाड़ी कहा। ये भी याद रखना है कि विद्यापति ने किस रचना को कहाड़ी कहा, या भृंगी संवाद के रूप में कौन सी रचना लिखा, या किस रचना की भाषा को देसिल बायना कहा गया, और किस रचना में कीर्त सिंह का वर्णन है, किस रचना में जौनपुर जिले का वर्णन है, अवहट किस रचना की जो है भाषा है। और इसमें क्या है कि कीर्त सिंह का खेलन कब भी कहा। कीर्तलता में विद्यापति ने अपने को, पूछा जाए कीर्त लता में विद्यापति ने अपने को कीर्त सिंह का खेलन कवि कहा। खेलन कवि कहा। और इसकी रचना जो है वह क्या है, इसमें यह एक चरित्र काव्य है। कीर्तलता क्या है, चरित्र काव्य और ऐतिहासिक काव्य है। इतनी बातें आपको कीर्तलता के बारे में ध्यान देना है कि पूछा जाए कीर्तलता किसकी रचना, तो हम क्या बताएंगे, विद्यापति की। कीर्तलता की भाषा क्या है, अवहट्ट बताएंगे। और कीर्तलता का जो अंगी रस है उसे क्या बताएंगे, वीर रस बताया जाएगा। कीर्तलता में किसका वर्णन है, तो एक कीर्त सिंह का वर्णन है और एक जौनपुर जिले का वर्णन है। कीर्तलता की भाषा को विद्यापति ने देसिल बायना कहा और कीर्तलता को भृंगी संवाद के रूप में लिखा। और विद्यापति ने कीर्तलता को क्या कहा, कहानी कहा। और विद्यापति ने कीर्तलता को अपने को कीर्त सिंह का खेलन कवि के रूप कहा। पूछा जाए कीर्त सिंह का खेलन कवि, विद्यापति ने अपने किस रचना में कहा, तो क्या बताएंगे, कीर्तलता। और यह कैसा है, चरित्र काव्य है और ऐतिहासिक काव्य है। इसके बाद जो दूसरी रचना इनकी है वह है कीर्त पताका। विद्यापति की जो दूसरी रचना है उसका नाम है कीर्त पताका। कीर्त पताका की जो भाषा है ये भी अवहट्ट है। इसकी जब भाषा पूछी जाएगी तब इसकी भाषा भी क्या है, अवहट्ट। और इसमें जो वर्णन मिलता है वह वर्णन है इसमें कीर्त शिव सिंह का वर्णन मिलता है। इसमें कीर्त पताका में किसका वर्णन है, तो शिव सिंह का। दो चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि कीर्त पताका की भाषा क्या है, अवहट्ट है। और इसमें किसका वर्णन है, शिव सिंह का वर्णन मिलता है। यह इनकी ऐसी रचना है, विद्यापति की यह ऐसी रचना है जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुई। इसका ना संपादन हुआ ना ही इसका प्रकाशन हुआ। पूछा अगर यह जाए विद्यापति की कौन सी रचना है जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई, तो कीर्त पताका। कैसे इसको ध्यान रखेंगे कि कीर्त पताका का पता नहीं। विशेष इसमें ध्यान देना है कि कीर्त पताका का संपादन कीर्त पताका संपादित होकर अभी तक प्रकाशित नहीं हुई।
ठीक। तो कीर्त पताका में शिव सिंह का वर्णन, भाषा इसकी अवहट, और यह रचना अभी तक प्रकाशित नहीं हुई। आगे जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण इनकी रचना है वो है पदावली, विद्यापति की पदावली। सबसे महत्वपूर्ण रचना पदावली है। पदावली की जो भाषा है, भाषा इसकी क्या है, मैथिली है। और यह पदावली ऐसी रचना है जिसके कारण विद्यापति क्या कहलाए, मैथिल कोकिल कहलाए। तो पदावली के कारण यहां पर लिखेंगे, पदावली के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए। पूछा यही जाएगा कि किस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए, तो हम क्या बताएंगे, पदावली के कारण। अब पदावली में जो वर्णन मिलता है, ये इसमें किसका वर्णन है, तो यहाँ पर पदावली में जो है वर्णन मिलता है राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण के भौतिक प्रेम का श्रृंगारमय वर्णन, भौतिक प्रेम का श्रृंगारमय वर्णन। पूछा जाए कि विद्यापति की पदावली में किसका वर्णन है, तो हम क्या बताएंगे, राधा कृष्ण के भौतिक प्रेम का श्रृंगारमय वर्णन मिलता है। और क्या है कि इसमें निराला ने इसमें क्या कहा इसके बारे में, पदावली के बारे में निराला जी ने कहा कि निराला, यहां लिख लीजिए कि निराला ने विद्यापति की पदावली, विद्यापति की पदावली के श्रृंगारिक पदों की, के श्रृंगारिक पदों की मादकता के कारण, श्रृंगारिक पदों की मादकता के कारण नागिन की लहर कहा। नागिन की लहर कहा। पूछा जाए कि निराला ने विद्यापति की किस रचना को नागिन की लहर कहा, तो क्या बताएंगे हम, पदावली को। क्यों कहा, श्रृंगारिक पद इसमें क्या थे, अधिक थे, श्रृंगारिक पदों की अधिकता के कारण इसको क्या कहा, नागिन की लहर कहा। और विद्यापति के संबंध में जो विद्वानों के कथन है उसको भी हम देखते हैं कि विद्वानों ने विद्यापति के पदों के बारे में क्या कहा। तो विद्यापति के पदों के बारे में जो विद्वानों के कथन है उनको हम देखते हैं। तो एक कथन इनका है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। इन्होंने कहा कि अधिक विद्यापति के अधिकतर पद, विद्यापति के अधिकतर पद श्रृंगार के ही हैं, अधिकतर पद श्रृंगार के ही हैं, जिनमें
नायिका नायक राधा कृष्ण है। राधा कृष्ण है। यह कथन किसका है कि विद्यापति के अधिकतर पद श्रृंगार के ही हैं जिनमें नायिका नायक राधा कृष्ण है। यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और जो दूसरा कथन है वो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है कि विद्यापति के अधिकतर पद श्रृंगार के ही हैं। यह किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। अगला जो पद है इन्होंने कहा कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल इतने सस्ते हो गए हैं आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल इतने सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है। आध्यात्मिक संकेत बताया है। वैसे विद्यापति के पदों को भी यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दो कथन जो विद्यापति के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कथन क्या है? दोनों ही महत्वपूर्ण उनके हैं। विद्यापति के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि विद्यापति के अधिकतर पद श्रृंगार के हैं जिनमें नायक और नायिका राधा कृष्ण है। इसके अलावा दूसरा इनका जो कथन था कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल इतने सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कोई गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे जो है विद्यापति के पदों को भी। यह कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। दोनों कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो विद्यापति के संबंध में और कथन है, एक कथन जो है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है, जो अब की बार टीजीटी 2021 की परीक्षा हुई थी, उसमें यह कथन पूछा गया था। वह कथन क्या है कि काम भाव और शरीर का सौंदर्य काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। उत्सव रूप में है। यह कथन जो है
डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। पूछा जाए कि काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, विद्यापति के संबंध में यह कथन किसका है? तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। और यह कथन पूछा गया टीजीटी 2021 में। आगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति के पदों के संबंध में क्या कहा कि विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य कवि कहा। पूछा जाए कि विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य कवि किसने कहा? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह बातें विद्यापति के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो तीनों चारों कथन दिया गया है, यह कथन कोई न कोई पूछा जा सकता है। दो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कथन और एक कथन आपका डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो विद्यापति की अन्य रचनाएं हैं उनको देख लेते हैं। पहले उन तीनों को ही पढ़ेंगे जो पहले हमने बताया, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है और इन रचनाओं पे थोड़ा कम ध्यान देना है। तो विद्यापति की जो अन्य रचनाएं हैं उन रचनाओं में कौन कौन सी रचना आती हैं? प्रमुख रचना हम लोग देख चुके हैं, अन्य रचनाएं देखते हैं। अन्य रचनाओं में विद्यापति की जो रचना है, एक है भू परिक्रमा। एक रचना इनकी है पुरुष परीक्षा। और एक रचना है गोरक्ष विजय। गोरक्ष विजय जो है यह मैथिली में है और संस्कृत में भी है। तो गोरक्ष विजय। इसके बाद और जो रचना है मणिमंजरी, एक रचना इनकी है मणिमंजरी। अगली जो रचना वह है सयो सर्वस्व सार। एक रचना इनकी है लिखनावली। एक रचना इनकी है गंगा दुर्गा भक्त तरंगड़ी। एक है दान वाक्यावली। एक रचना है गंगा वाक्यावली। एक रचना है गया पत्तलक। एक रचना इनकी है द्वैत निर्णय। यह विद्यापति की अन्य रचनाएं हैं।
पूछा जाए विद्यापति की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो उसमें आप क्या बताएंगे? कीर्तलता, कीर्त पताका और पदावली। अन्य रचनाओं में भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, मणिमंजरी, गोरक्ष विजय, शैव सर्वस्व सार, दुर्गा भक्त तरंगड़ी, दान वाक्यावली, गया पत्तलक, गंगा वाक्यावली, दैत्य निर्णय, यह क्या है? विद्यापति की अन्य रचनाएं हैं। इसके बाद हम आदिकाल के एक प्रमुख कवि हैं जो अन्य में आते हैं, वो है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। अमीर खुसरो जो है जनता के मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध हैं। यह क्या करते थे? अमीर खुसरो जी यह पहेलियां लिखते थे, मुकरियां लिखते थे और गजल लिखते थे। अमीर खुसरो जी को भारत का तोता भी कहा गया। तो हम देखते हैं अमीर खुसरो बहुत ही इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण कवि हैं। यह सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अमीर खुसरो, जो अमीर खुसरो का समय माना गया है, इनका जो समय है 1255 ईस्वी से 1255 ईस्वी से 1324 ईस्वी, 1324 ईस्वी या 14वीं शताब्दी इनको ही माना गया, 14वीं सदी। समय यदि पूछा जाएगा तो 1255 ईस्वी से 1324 ईस्वी। जन्म स्थान बहुत पूछा जाता है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान पूछा जाता है, हमें कई बार पूछा भी गया है। तो जन्म स्थान इनका जानेंगे। तो जन्म स्थान अमीर खुसरो क्या है? एटा जिला है, जिला एटा। और गांव कौन सा है? पटियाली गांव, पटियाली गांव। कई बार प्रश्न पूछा गया अमीर खुसरो किस जिले के थे? एटा। और गांव कौन सा? पटियाली। इनके जो पिता थे, अमीर खुसरो के पिता का नाम था सैफुद्दीन महमूद। सैफुद्दीन महमूद। और इनके जो गुरु थे, अमीर खुसरो के गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया, यह इनके गुरु थे। तो तीन चीजें आपको ध्यान देना है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? तो जिला एटा और पटियाली गांव। पिता कौन थे? सैफुद्दीन महमूद। और गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। यह क्यों प्रसिद्ध है? यह जो है अपने गीतों, गजल, मुकरियों और पहेलियों के माध्यम से क्या करते थे? जनता का मनोरंजन करते थे। इस कारण ये क्या है? प्रसिद्ध है। और इनका जो जन्म हुआ 1255 ईस्वी से में और मृत्यु कब हुई? 1324 ईस्वी में। इसके बाद इनकी जो उपनाम है, अमीर खुसरो के क्या है? उपनाम है। उपनाम से कई बार क्वेश्चन इनके बने हैं, उनको देखते हैं। उपनाम भी इनका बहुत महत्वपूर्ण है। तो उपनाम में क्या है? अमीर खुसरो को किस किस नाम से और जानते हैं? उपनाम। तो उपनाम में इनका एक है खड़ी बोली के प्रथम कवि, सबसे महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा गया खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो जी। एक इनका उपनाम है अबुल हसन। अबुल हसन, यह इनका वास्तविक नाम था। अबुल हसन क्या था? वास्तविक नाम। पूछा जाए कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, तो हम क्या बताएंगे? अबुल हसन। तीसरा इनका जो उपनाम था, इनको भारत का तोता कहा गया। भारत का तोता कहा गया। एक उपनाम इनका है तूतीय हिंद कहा गया। तूतीय हिंद कहा गया।
और एक उपनाम इनको दिया गया हिंदुस्तान की तूती। हिंदुस्तान की तूती। तो अमीर खुसरो के जो उपनाम है वह क्या है? खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो। अबुल हसन किसका वास्तविक नाम है? अमीर खुसरो। भारत का तोता किसे कहते हैं? अमीर खुसरो को। तूतीय हिंद किसे कहते हैं? अमीर खुसरो को। और हिंदुस्तान की तूती किसे कहते हैं? अमीर खुसरो के। इसके बाद जो अमीर खुसरो जी की प्रमुख रचनाएं थी उन रचनाओं को हम देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कवि हैं, इनकी पंक्तियां कई बार पूछी जाती हैं, उपनाम पूछे गए हैं और इनके रचनाएं पूछी गई हैं। इसलिए इनके महत्व को देखते हुए इसको बहुत ध्यान से हमें इनका अध्ययन करना है। तो प्रमुख रचनाएं इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं, तो प्रमुख रचनाओं में इनका क्या है? एक रचना इनकी खालिक वारी है। खालिक वारी। एक रचना है नजरान ए हिंदी। नजरान ए हिंदी। जो अगली रचना है वह रचना है हालात ए कन्हैया। हालात ए कन्हैया। पूछा जा सकता है हालात ए कन्हैया किसकी रचना? तो अमीर खुसरो। अगली जो रचना है मुकरियां। मुकरियां। एक रचना इनके है दो सुखने। दो सुखने। एक है गजल। और एक है खुसरो की पहेलियां। पहेलियां लिखते थे खुसरो की पहेलियां नाम से। खुसरो की पहेलियां। तो पूछा ये जाए कि खालिक वारी किसकी रचना, तो क्या बताएंगे? अमीर खुसरो। नजरान ए हिंदी किसकी रचना? अमीर खुसरो। और मुकरियां किसकी रचना? अमीर खुसरो। हालात कन्हैया किसकी रचना? अमीर खुसरो। दो सुखने अमीर खुसरो। गजल और खुसरो की पहेलियां अमीर खुसरो। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के दो कथन इनके संबंध में हैं। उस कथन को देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने खुसरो जी के बारे में क्या कहा। क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में खुसरो जी के संबंध में इन्होंने क्या कहा। तो इन्होंने क्या जो कहा है, उन्होंने कहा कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की ओर अधिक था। बोल चाल की ओर अधिक था। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो दूसरा कथन है वो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। उन्होंने क्या कहा कि खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन करना था। जनता का मनोरंजन करना था।
यह कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप देख रहे थे अमीर खुसरो जी को। तो अमीर खुसरो जी के बारे में आपने देखा कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था और उनका समय क्या था, इनके पिता क्या नाम, गुरु क्या नाम और उनके जो उपनाम क्या थे और इनकी प्रमुख रचनाएं और इनके संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का क्या मत था, हमने इसको देखा। अब यह वीडियो जो है इसमें विद्यापति और अमीर खुसरो ये बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। आदिकाल के दोनों ऐसे कवि हैं जो बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं और लगभग सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। यह कथन भी पूछा जा सकता है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा पर था। यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। और खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन करना है था। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे कहा गया? तो अमीर खुसरो जी को। और यदि पूछा जाए खड़ी बोली का प्रथम महाकवि किसे कहा गया? तो अयोध्या प्रसाद हरिऔध को कहा गया। तो इस प्रकार हमने क्या किया कि आज की वीडियो में विद्यापति जी को और अमीर खुसरो जी को पढ़ा। और अगले वीडियो में क्या करेंगे, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं, कि आदिकाल की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसको हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि जो आदिकाल में प्रमुख तथ्य हैं और जो बहुत विद्वानों के कथन कुछ हैं प्रमुख, उन कथन को भी देखेंगे। तो इस प्रकार जो है आदिकाल क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। और आदिकाल के बाद फिर हम क्या करेंगे, भक्ति काल के बारे में ऐसे पढ़ेंगे। तो आदिकाल में आप लोगों ने क्या देखा कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको 4 भागों में बांटा गया, जिसमें आपका आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा गया किस आधार पर लिखा गया, उसकी पद्धतियां क्या थी और हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको कैसे विभाजित किया गया, कैसे बांटा गया। आदिकाल का वर्गीकरण हमने पढ़ा और आदिकाल के प्रमुख कवि पढ़े, प्रमुख रचनाएं पढ़ी। तो इस प्रकार क्या होगा, आदिकाल धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, भक्ति काल का अध्ययन करेंगे। और जो मित्र हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं या हिंदी ऑनलाइन क्लासेज के ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वह टेलीग्राम में जाकर हिंदी ऑनलाइन क्लासेज सर्च करके वहां से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको सभी क्लास की PDF मिल जाएगी। जो नाटक पढ़ाए जाते हैं, कहानी पढ़ाया जाता है, उपन्यास पढ़ाया जाएगा, जो भी पढ़ाया जाएगा संबंधित PDF मिल जाएगा। और जो प्रमुख तथ्य हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि भर्ती के बारे में, कौन सी भर्ती आई है, किसका पेपर लगा है, किसका नहीं लगा है, उसको हमारे मित्र नहीं जान पाते हैं। तो उस ग्रुप से यदि जुड़े रहेंगे तो आपको सभी प्रकार की सूचना सबसे पहले मिल जाएगी। इसलिए सभी प्रकार की सूचनाओं को सही और सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए हिंदी ऑनलाइन क्लासेज के टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें। धन्यवाद।